जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी एग्जाम के अंदर आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक टेस्ट पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के। और अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट को किस देश ने जीता? ठीक है, ये आईसीसी की तरफ से पहली बार आयोजित किया गया है और इसको 2019 से शुरू किया गया और इसका जो फाइनल हुआ था 2021 के अंदर हुआ था, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, और इसको जीतने वाला जो पहला देश बना, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने ये चैंपियनशिप भारत को हराकर जीती है। अगला क्वेश्चन अपना, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 1930, 1928, 1925 और 1919। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1928 में। ठीक है, और अगर सवाल पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था? 1927 के अंदर साइमन कमीशन का गठन हुआ और ये एक 7 सदस्यीय कमीशन था जो 1928 के अंदर भारत आया था। और इसमें भारत में इसका विरोध भी किया गया था। और इसके विरोध के अंदर किस भारतीय पुरुष ने जान गंवाई थी? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन अपना, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, हु इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, मार्गरेट थेचर, थेरेसा मा, रानी एलिजाबेथ और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, मार्गरेट थेचर। ठीक है, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या वीर चक्र। तो भारत का जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र। ठीक है, अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी 1950 के अंदर। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत की गई थी और अब तक 21 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है। और इसका जो आखिरी अवार्ड हुआ था, दिया गया था, वो 1999 के अंदर कारगिल युद्ध के बाद दिया गया। उसके बाद अभी तक किसी को यह अवार्ड नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन अपना, उकाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द उकाई डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? चार ऑप्शन देकर आपके सामने, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो उकाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के अंदर। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप ये एक शब्द याद रख सकते हो, उगता। ठीक है, उगता से इस पूरे जो बांध परियोजना के कौन सी परियोजना है, किस राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर है, तीनों याद हो जाएगा। उका मतलब उकाई, गे का मतलब गुजरात और त्या का मतलब ताप्ती नदी पर है। ठीक है, इसको याद रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन अपना, खरीफ की फसल बोने का सही समय है? व्हेन इज द राइट टाइम टू शो खरीफ क्रॉप? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, मार्च अप्रैल या अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जून जुलाई के अंदर बोई जाती है। और अगर बात करें रबी की फसल की तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें जायद की फसल की तो जायद की फसल बोई जाती है मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? सुशील कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी या टेनिस। ठीक है, तो सुशील कुमार का संबंध किससे है? ये 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट है। इनका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कुश्ती से। इनका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हाल ही में ये सुर्खियों में रहे एक हत्याकांड की वजह से। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस एक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राजदूत या उपराष्ट्रपति। तो इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, बाकी राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राजदूत, इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन अपना, चीन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, रेनमिनबी, येन, रूबल और कयात। ठीक है, तो इन चारों में से जो चीन की मुद्रा वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और अगर आपको पूछे कि देखो अगर रेनमिनबी ऑप्शन नहीं आए तो अपना आंसर हो जाएगा युआन। ठीक है, ध्यान रखना, युआन भी चीन की एक मुद्रा है, लेकिन जो युआन है वो रेनमिनबी की एक इकाई है। ठीक है, असल में जो चाइना की मुद्रा क्या है?
रेनमिनबी, ठीक है, इसकी इकाई क्या है, युआन। अगर युआन ऑप्शन आए तो युआन भी अपना सही आंसर होगा। अगला सवाल है अपना, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल फेस्टिवल। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती। इनमें से कौन सा एक नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दीपावली कोई एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। बाकी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती भारत के 3 ही राष्ट्रीय त्योहार है जो पूरे भारत द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, बाकी और कोई भी भारत का राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना, अशोक भारत का सम्राट कब बना, ठीक है, व्हेन डिड अशोक बिकम एम्पायर ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 336 बीसी, 375 बीसी, 379, 279 बीसी या 269 बीसी के अंदर, ठीक है। तो अशोक भारत का सम्राट कब बना था, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 269 बीसी में अशोक भारत का सम्राट बना था। और अगर अशोक की लड़ाई के बारे में पूछे तो अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी 261 बीसी के अंदर, ठीक है, 261 बीसी में अशोक ने लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम था कलिंग की लड़ाई, कलिंग का युद्ध, ठीक है। ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 बीसी में। और किस किस के बीच हुआ, तो सम्राट अशोक और राजा कलिंग के बीच हुआ था ये। अगला क्वेश्चन अपना, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आदि शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन अपना, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने सामने, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा। तो इनमें से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगर पूछे सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम तटरेखा किसकी है, फिर उसका आंसर हो जाएगा गोवा की सबसे कम तटरेखा है। अगला सवाल है अपना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, न्यूयॉर्क, जिनेवा, हेग या पेरिस, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेग नीदरलैंड या फ्रांस पेरिस के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड। अगला सवाल है अपना, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ग्वालियर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, यमुना नदी, चंबल नदी, गंगा नदी और शिप्रा नदी। तो ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं साइंस का अपना दूसरा पार्ट। सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुचालक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, हवा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना। तो इनमें से कौन सा एक सुचालक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, हवा एक सुचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है, ठीक है, विच मेटल विल बी केप्ट ऑन द प्लम बट मेल्ट। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, गैलियम, सीजियम, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कौन कौन सी धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, तो ए और बी यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गैलियम और सीजियम दोनों ऐसी धातु हैं जिनका जो गलनांक इतना कम होता है कि वह हथेली पर रखने पर भी पिघल जाता है, और ये 27 डिग्री टेम्परेचर पर ही पिघल जाती है। अपने शरीर का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन अपना, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल इन ऑन अर्थ। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सोना, लोहा, हीरा और प्लेटिनम। तो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। और अगर यहाँ पूछे पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी, फिर प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन अपना, किस गैस के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहा जाता है, विच मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड स्ट्रीम एम्बर गैस। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और मीथेन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने आगे भी दिया है, भाप अंगार गैस किसको बोलते हैं, वाटर गैस, ठीक है, जो जल गैस होती है उसी को भाप अंगार गैस कहा जाता है। और वाटर गैस कौन सी है, CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, स्थलमंडल, जलमंडल, ऊर्जा या जीव। तो इनमें से जो पर्यावरण का जैविक घटक है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जीव, ठीक है। जीव जंतु पर्यावरण के जैविक घटक में आते हैं, और जो स्थलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और ऊर्जा ये तीनों पर्यावरण के
अजैविक घटक में आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कीमोथेरेपी का प्रयोग किस रोग के उपचार हेतु किया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज। 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, मधुमेह, कैंसर, एड्स या हार्ट अटैक। तो कीमोथेरेपी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, ये इलाज की एक पद्धति है जिसका कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, अनिश्चितता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ठीक है, विच साइंटिस्ट गिव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, अर्नेस्ट लॉरेंस, एडविन हब्बल, हाइजेनबर्ग या नील बोहर। तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, हाइजेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन अपना, धोने के सोडे का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? ठीक है, तो धोने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, Na2CO3। और अगर हम खाने के सोडे की बात करें तो खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। अगला क्वेश्चन अपना, वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल। 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, वर्षा मापी या रेन मीटर। ठीक है, तो वर्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, रेन गेज या वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, ध्वनि की चाल शुद्ध जल में कितनी होती है? ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन प्योर वाटर। 4 ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 1400 मीटर पर सेकेंड, 1435 मीटर पर सेकेंड, 1470 मीटर पर सेकेंड या 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ध्वनि की जो शुद्ध जल में चाल होती है वो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1400 मीटर पर सेकेंड। और अगर बात करें ध्वनि की जो चाल और नमकीन जल में कितनी होती है तो फिर उसका आंसर हो जाता है अपने पास 1500 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्वनि की चाल शुद्ध जल में कितनी होती है? 1435 मीटर पर सेकेंड। और अगर बात करेगी ध्वनि की चाल द्रव में कितनी होती है तो ये 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। औसत चाल जो होती है ध्वनि की द्रव में 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, विटामिन, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इनमें से किसको रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, विटामिनों को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? ठीक है, व्हाट क्लास ऑफ एनिमल इज ए व्हेल। 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, मत्स्य, स्तनपाई, सरीसृप या उभयचर। ठीक है, तो व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक स्तनपाई है। ठीक है, और ध्यान रखना व्हेल धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई जानवर भी है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी पार्टिकल। 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का जो अस्थायी कण होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी परमाणु में स्थायी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना स्थायी कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन अपना, अनुवांशिकी का प्रथम नियम है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स। 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, पहला ऑप्शन है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, दूसरा ऑप्शन है अपना पृथक्करण का नियम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रभाविता का नियम और चौथा ऑप्शन दे रखा है ए तथा बी दोनों। तो अनुवांशिकता के टोटल 3 नियम है, जिसमें पहला नियम आता है ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जिसको प्रभाविता का नियम बोलते हैं। और दूसरा नियम है इसका पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला सवाल है अपना, दूध का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। ठीक है, तो दूध का जो पीएच वैल्यू ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, 5.3, 2.8, 7.4 या 6.4। ठीक है, तो दूध की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6.4 से 6.6 के बीच में। ठीक है, अगर 6.5 भी अपना ऑप्शन आए तो वो भी सही है। तो यहाँ 6.4, 6.5 और 6.6 में से कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 6.4। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। तीसरा पार्ट अपना मैथ का, पहला क्वेश्चन अपना मैथ का 31 क्वेश्चन नंबर, यदि 6 दर्जन सेब की कीमत 360 रुपए है तो बताओ 20 जोड़ी सेब की कीमत कितनी होगी। देखो सेब कितने दे रखे हैं? 6 दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में होता है 12, तो 6 में कितना हो गया? 12 को 6 से गुणा किया तो 72 सेब है, जिनकी कीमत रुपए में कितनी दे रखी है? 360 रुपए। तो बताओ 20 जोड़ी सेब की कीमत कितनी होगी। देखो यहाँ 20 जोड़ी में दे रखा है, एक जोड़ी में हमेशा कितना होता है? 2, तो 20 जोड़ी में कितने हो गए टोटल सेब? 40। तो बताओ 40 सेब की कीमत क्या हो जाएगी? एक्स। वजर गुणा कर दो यहाँ से, तो एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास 40 इंटू 360 बटा 72। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, तो 36 से 72 कटता है, यहाँ काट सकते हो। 36 से कम 36, 0 का 0, 36 दूना 72, और 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 5 बार। ठीक है, तो अब 5 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, यानी
20 जोड़ी सेब की कीमत कितनी हो जाएगी? 200। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 2 की घात 4 का दुगना क्या होगा? ठीक है, देखो सवाल क्या दे रखा अपने पास, 2 की घात 4 और इसका करना है दुगना। ठीक है, ये कह रहा है 2 की घात 4 का दुगना, तो दुगने का मतलब क्या होता है? गुणा 2 कर दो, ये हो जाएगा 2 की घात 4 इंटू 2। ठीक है, देखो यहाँ इसकी घात कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं हम 1, और अगर गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो अपना आंसर हो जाएगा 2 की घात 5। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 12 अनुपात 48 समानुपात x अनुपात 36 हो तो x का मान क्या होगा? सवाल क्या दे रखा अपने पास, 12 अनुपात 48 समानुपात x अनुपात 36। इस कंडीशन में अगर कोई सवाल आ जाए तो बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, तो x के साथ क्या आ रहा है? 48, तो ये जाएगा 48 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 12, और ये 48 गुणा में कहाँ जाएगा? भाग के अंदर, जो कट रहा उसको काट दो, तो 12 चौक 48 और 4 का भाग 36 में कितनी बार जाता है? 9 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान क्या है? 9। अगला सवाल है अपना, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी? देखो अगर कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार कर रही है जिसकी कुछ लंबाई हो तो दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ती है। ठीक है, तो इसकी चाल क्या दे रखी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की लंबाई है 400 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर। ठीक है, देखो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में, तो हम किलोमीटर को बदलते हैं मीटर में क्योंकि इनकी लंबाई मीटर में दे रखी है, और घंटे को बदलते हैं हम सेकंड में, तो यहाँ लिखेंगे कुल दूरी और इधर कुल समय। तो देखो 40 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 40,000 मीटर, और इसको पार करने में ये 1 घंटा ले रहा है, मतलब कितना समय ले रहा है? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो बताओ 400 और 200 कितना हो गया? 600, तो 600 मीटर जाने में कितना समय लेगी? एक्स, वजर गुणा कर दो इसको, तो एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास 600 इंटू 3600 बटा 40,000, जो कट रहा है उसको काट दो, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 का भाग 36 में 9 बार, और 9 को 6 से गुणा किया तो 54 सेकंड के अंदर वो उसको पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है? 7:4, और क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 448। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल, और ये कितना दे रखा है? 448। ठीक है, अगर किसी भी चीज का मान निकाला हो तो उसका फॉर्मूला उसके सामने रख दो। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी दे रखी है? 7:4, तो 7 और 4 को गुणा करने पर तो 448 नहीं आएगा, तो इसको क्या मान लेते हैं? 7x और इसको 4x। अब दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 448। तो 7x को और 4x को गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर है 448। ये 28 गुणा का कहाँ जाएगा अपने पास? भाग के अंदर। ठीक है, देखो 28 का भाग अगर हम 48 448 में देते तो ये जाता है इसमें 16 बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया? 16। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और रूट 16 का मान क्या होता है? 4, यानी एक्स की वैल्यू है 4। देखो अनुपात क्या दे रखा है? 7:4, तो ये 7x था, ये 4x था, इन दोनों को 4 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7 चौक 28 और चौड़ाई हो जाएगी 4 चौक 16। तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 28 और 16, यानी पूछ क्या रहा है? लंबाई क्या होगी? तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या तथा उसी संख्या के 2/3 का योग 200 है तो वे संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या सवाल दे रखा अपने पास? एक संख्या तथा उसी संख्या का 2/3। देखो एक संख्या को क्या मान लेता हम? x, और उसी का मतलब वापस किसका? इसी x का 2/3 यानी 2/3। इन दोनों का अगर योग हो रहा है 200 तो बताओ x का मान क्या होगा? ठीक है, देखो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 2 को x से गुणा किया तो 2x/3 बराबर है 200। ठीक है, प्लस में आ रहा है तो इसका सबका एक साथ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास? 3। ठीक है, एक 3 और एक का एलसीएम कितना होता है? 3। एक का 3 में कितनी बार जाता है? 3 बार, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3x प्लस 3 का 3 में 1 बार, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2x बराबर 1 का 3 में 3 बार, और 3 को 2 से गुणा किया तो 600। सबका एक साथ एलसीएम लेने पर एलसीएम कट जाता है, क्या बचा अपने पास? 3x प्लस 2x बराबर 600। तो 3x और 2x कितने हो गए? 5x बराबर 600, तो x का मान हो जाएगा अपने पास 600/5, और 600 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 120 बार, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। वो संख्या कितनी है? 120। अगला क्वेश्चन है, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 जोड़ने पर 12, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो छोटी से छोटी संख्या की बात करा तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 12, 18, 20 और 24 का एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी संख्या में हमेशा क्या निकलता है? एलसीएम। तो 2 का भाग 12 में 6 बार,
18 में 9 बार, 20 में 10 बार और 24 में 12 बार। फिर जा रहा है 2 का भाग, 6 में 3 बार, 9 में नहीं जाता है, 10 में 5 बार और 12 में 6 बार। और जा रहा है 2 का भाग, तो 3 में नहीं जाता है, 9 में नहीं जाता है, 5 में भी नहीं जाता और 6 में 3 बार। अब किसका जाएगा? 3 का, तो 3 का 1 बार, 9 में 3 बार, 5 में नहीं जाता है, 3 में 1 बार। अब देखो 3 और 5 का जाएगा, तो यहीं से हम ले लेते हैं नंबर, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर सबको आपस में गुणा करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है, देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360। लेकिन इसने क्या कहा? 8 जोड़ने पर, तो ये 8 इसमें से घटाना है। देखो जोड़ने की बोले तो घटाना है और घटाने की बोले तो जोड़ना है। और अगर शेष बोले तो शेष के अंदर हमेशा जुड़ता है, ठीक है, शेष में जुड़ता है। और जोड़ने और बोले जोड़ने की बोले तो घटाना है और घटाने की बोले तो जोड़ना है। तो 360 में से 8 गया तो कितना बचा? 352। ठीक है, तो 352 वे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 12 का भाग देंगे तो भी चला जाएगा, 18 का भाग देंगे तो भी चला जाएगा, 20 का भाग देंगे और 24 का भाग देंगे तो भी चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 66 से 2/3% का सरल रूप क्या होगा? ठीक है, देखो सवाल दे रखा अपने पास 66 से ही 2/3%। ठीक है, 66 से ही 2/3%, इसका सरल रूप निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये मिश्र भिन्न है, इसको अगर हम सरल करते हैं तो 66 को 3 से गुणा किया तो 198, और 198 में 2 जोड़ा तो अपने पास कितना हो जाएगा? 200/3%। ठीक है, अभी प्रतिशत का सिंबल है इसलिए यहाँ लगा रहे हैं। अब ये परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो प्रतिशत का सिंबल जब हटता है तो नीचे आधार क्या हो जाता है? 100, और 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 100 तिया 300, दिया जाएगा अपने पास 200/300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा अपने पास? 2/3। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि 29A प्लस 29B बराबर है 3654 तो ए तथा बी का औसत ज्ञात करो। क्या सवाल दे रखा अपने पास? 29A प्लस 29B बराबर है 3654। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 29। क्या बच रहा है अपने पास? A प्लस B बराबर है 3654। ठीक है, ये 29 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो 29 का भाग 3654 में जाता है 126 बार। कितनी बार जाता है? 126 बार। अब a प्लस बी बराबर कितना है अपने पास? 126। तो अब औसत निकालना। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो दोनों का योग कितना आ रहा है? 126 बटा संख्या कितनी है? ए और बी दो संख्या है, तो इसमें 2 का भाग देते हैं। तो 126 में अगर 2 का भाग देते हैं क्या आता है अपने पास? 63, यानी 63 उनका औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा? देखो यहाँ इसने क्या बोल दिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसका एक कोण ऑलरेडी कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि इसका एक कोण 35 है, कितना है? एक 35, तो बताओ इसका तीसरा कोण कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? हमेशा ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ए और बी दे रखा है अपने पास 90 प्लस 35, 2 दे रखे हैं, तीसरा मान लेते हैं x बराबर है 180। ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है अपने पास? 125 प्लस x बराबर 180। ये 125 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 125, तो x बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। यानी इसका तीसरा कोण कितने डिग्री का है? 55 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है? ठीक है, तो इन चारों में से परिमेय संख्या कौन सी है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, √4। क्योंकि √4 का मान क्या होता है? 2। तो √4 एक परिमेय संख्या, बाकी पाई, √2, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन अपना, एक वस्तु को 9,000 रुपए में खरीदकर 10,800 रुपए में बेचने पर दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो उसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 9,000, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है उसका? 10,800। ठीक है, अगर 9,000 में खरीद रहा है और 10,800 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है इसको? लाभ। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो 1,800 रुपए का इसको लाभ हो रहा है, क्योंकि 10,800 में से 9,000 गए तो कितने बचे? 1,800। ये 1,800 रुपए का इसको लाभ हो रहा है। लेकिन इसने पूछा है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? ये जो 1,800 रुपए का लाभ है वो किस पर हुआ? 9,000 पर। यहाँ लिखेंगे 9,000 रुपए पर लाभ हुआ इसको 1,800 रुपए का। प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत का आधार क्या होता है? 100। 100 पर x का लाभ होगा, वजर गुणा कर दो इसको, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 100 इंटू 1,800 बटा 9,000। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 9 का भाग 18 में 2 बार, और 10 को 2 से गुणा किया तो कितना गया अपने पास? 20% का इसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अपना, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं है की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो पीई है की प्रायिकता क्या अपने पास 0.05, ठीक है। तो नहीं है की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो 0.05 है, तो अगर नहीं है की प्रायिकता निकालनी हो तो एक में से माइनस कर देते हैं हम 0.05 को, तो क्या बचता अपने पास 0.95, ठीक है। ये अपनी नहीं है की प्रायिकता हो जाएगी। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, देखो 0.05, ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास बटा 5/100। ये 5/100 का मतलब क्या है कि 100 में से 5 है तो कितना नहीं है 95, कितने में से 100 में से, तो 95/100 इसकी नहीं है की प्रायिकता हो जाएगी। अब 95 के अंदर अगर हम 100 का भाग देते हैं तो क्या आता है अपने पास 0.95। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 2.208 भाजक 0.16 बराबर क्या होगा। देखो सवाल दे रखा अपने पास 2.208 और इसमें भाग देना हमें 0.16 का, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद ऊपर 3 संख्या है, नीचे 2 है, तो सबसे पहले हम 1 0 लगाकर इसको बराबर कर लेते हैं, और जब पॉइंट के बाद संख्या बराबर हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। अपने पास क्या बचा 2208 में हमें भाग देना है 160 का, ठीक है। अब देखो क्या ये संख्या 16 से कटती है, तो 16 से काट दो इसको, तो 16 एकम 16, 0 का 0, और 16 एकम 16 बच गया 6, 16 तिया 48 बच गया 12, और 16 का भाग 128 में कितनी बार जाता है 16 × 128। क्या बचा अपने पास 138/10। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्योंकि नीचे 10 है तो 1 0 है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। क्या बचा अपने पास 13.8। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक घनाकार कमरे की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसमें रखे जाने वाले बांस की अधिकतम लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। देखो कमरा किस आकार का है, घन के आकार का, ठीक है। कमरा किस आकार का है अपने, एक घन के आकार का, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब बताओ उसमें रखे जाने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो किसी भी कमरे के अंदर अगर बांस की अधिकतम लंबाई की बात करें तो हमेशा उसका विकर्ण निकलता है, तो यहाँ करती इस बार अपनी क्या है घन, तो हमें घन का विकर्ण निकालना है, और घन का विकर्ण क्या होता है भुजा रूढ़ 3, ठीक है। घन का विकर्ण क्या होता है भुजा रूढ़ 3। भुजा कितनी दे रखी है 12, तो उसका विकर्ण हो जाएगा 12√3, यानी 12√3 सेंटीमीटर लंबा अधिकतम लंबाई का बांस उसमें रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने पास रीजनिंग, तो पहला सवाल है रीजनिंग का, जैविक रूप से आम एक फल है, ठीक है, जबकि आलू क्या है। 4 ऑप्शन दे रखा आपके सामने, जड़, फल, तना या फूल, ठीक है। तो आलू किसकी श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आलू क्या है एक तना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प का सही क्रम चुनिए। देखो एक सीरीज दे रखी है अपने पास FAK, ठीक है, IEM और LIO, ठीक है। इसका अगला पद क्या होगा, यानी इसी सीरीज का अगला क्रम क्या होगा, ठीक है। तो अगर 3 3 की सीरीज दे रखी है तो पहले से पहले का आंसर आएगा, दूसरे से दूसरे का आंसर आएगा, और तीसरे से तीसरे का आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा अपने पास F, तो F के बाद क्या आ रहा है I, ठीक है। कितना प्लस किया इसने, तो F के बाद I आ रहा है, तो F के बाद GHI, यानी इसने कितना प्लस किया 3, और I के बाद L आ रहा है, तो IJKL, यहाँ भी इसने 3 प्लस किया, तो आगे भी 3 ही प्लस करेगा। तो L का 3 प्लस क्या होता है, L के बाद MNO, यानी पहला वर्ड क्या है अपने पास O। इसी तरह दूसरा निकालते हैं, A के बाद क्या आ रहा है E, तो A के बाद E आ रहा है, मतलब BCDE, यानी 4 इसने प्लस किया है। और E के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद आ रहा है आई, तो क्या कर रहा है देखो आई के बाद ई के बाद देखो EFGHI, यानी यहाँ इसने 4 प्लस किया है, तो आगे भी 4 ही प्लस करेगा। तो आई का 4 प्लस क्या हो जाएगा, आई के बाद JKLM, यानी अगला पद क्या हो जाएगा इसका M। तो 2 आ गए अपने पास। इसी तरह तीसरा निकालते हैं, तो K के बाद क्या आ रहा है M, M के बाद क्या आ रहा है O, तो K के बाद M आ रहा है, कितना प्लस कर रहा है LM, यानी 2 ही प्लस कर रहा है। और यहाँ भी M के बाद O आ रहा है, तो NO, यानी यहाँ भी 2 प्लस किया, तो अगला पद भी आगे 2 प्लस में आ जाएगा। तो O का 2 प्लस क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। अगला 2 पद क्या हो जाएगा इसका Q, तो अपना आंसर क्या हुआ OMQ। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, तो बताओ उसी माह का 27वां दिन कौन सा वार होगा। देखो क्या कहा इसने, चौथा दिन, चौथा दिन मतलब अगर 4 तारीख को कौन सा वार है उसका शुक्रवार, तो बताओ उसी महीने का 27वां दिन, यानी 27 तारीख को कौन सा वार होगा हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें देखो सबसे पहले तो 4 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच कितने दिन होते हैं ये पता करना। तो 27 में से 4 को माइनस कर दो, कितने दिन आ रहे हैं 23 दिन, ठीक है। दिनों की संख्या कितनी है अपने पास 23, इसमें भाग देना है 7 का, हमेशा 7 का भाग ही लगता है। तो 23 का 7 में कितनी बार जाता है 7 या 21, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है। कितना शेष बच रहा है वो देखना है, तो कितना शेष बच रहा है यहाँ
2 दिन शेष बच रहे हैं, ये 2 दिन इसके अंदर जोड़ दो। किस दिन में? शुक्रवार में। तो शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा? शनिवार रविवार, यानी 27 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा? रविवार। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग। तो बताओ दी गई समीकरण का मान क्या होगा? ठीक है, देखो एक समीकरण दे रखी है अपने पास, 120 डी 20 ए 25 बी 15 सी और 2। ठीक है, समीकरण दे रखी है। अब देखो 120 20 25 और 15 और 2, ये नंबर चेंज नहीं होंगे, इन नंबरों की जगह नंबरों को ही रखना पड़ेगा। देखो डी का मतलब क्या है? भाग देना, तो डी की जगह लिख देंगे हम भाग। और ए का मतलब है जोड़ना, बी का मतलब है घटाना और सी का मतलब है गुणा करना। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले क्या होगा? भाग। तो 120 में 20 का भाग कितनी बार जाता है? 6 बार। ठीक है, बाकी सब सेम लिख दो, प्लस 25 माइनस 15 इंटू 2। अब क्या होगा? गुणा। तो 15 को 2 से गुणा किया तो 30 माइनस 25 प्लस 6। ठीक है, अब 25 और 6 कितना होता है? 31 में से 30 गया तो कितना बच रहा है? 1। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, किसी सांकेतिक भाषा में जापान को लिख रहा है ये JAPAN। ठीक है, जापान को क्या लिख रहा है? AJPNA। तो बताओ इंडिया को क्या लिखेगा? INDIA को क्या लिखेगा? देखो यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ देखो क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है और बीच का वर्ड सेम लिख रहा है। तो यहाँ भी देखो इन दोनों को क्रॉस कर दो, इन दोनों को क्रॉस कर दो और बीच का वर्ड सेम लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा NIDAI। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना NIDAI। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।